welcome you all in lecture number 10 as well as the last lecture of this unit, rotational dynamics, in which we are going to study the rolling motion. Rolling motion, which is a combination of two motions, that is translational motion and the rotational motion. तो rotational dynamics की इस lecture number 10 में हम एक मोशन की स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोलिंग मोशन, उर्दू में जिसे कहते हैं गर्दानी हरकत। गर्दानी हरकत, ये जो मोशन है एक्चुअली ये मोशन कॉम्बिनेशन है टू मोशंस की। पहली ट्रांसलेशनल मोशन एंड सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने ऑब्जर्व किए, जैसे कि व्हील एक चक्री, या फिर स्फीयर एक कुर्रा, या फिर एक इस्तेवाना जिसे हम सिलेंडर भी कहते हैं। अगर इन ऑब्जेक्ट्स को, इन बॉडीज को हम इस तरह से फोर्स देकर किसी प्लेन सरफेस पर या एक हमवार सतह पर इस तरह से ढकेले तो वो उस सरफेस पर रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हैं, गर्दानी हरकत अंजाम देते हैं। रोलिंग मोशन मतलब एक तो वो खती हरकत या फिर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, और दूसरे वो किसी एक्सिस के अराउंड में उसके बॉडी की जो पार्टिकल्स है वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करते हैं। तो एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर कीजिए जिसकी कमियत m या और जिसका रेडियस r है। उस सॉलिड स्फीयर को आपने इस तरह हाथ में पकड़ के उसको इस तरह से फेंका किसी हमवार सतह पर, हमवार उफकी सतह पर, तो वो उस सतह पर दो तरह की मोशन अंजाम देता है। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरे वो अपने एक्सिस के अराउंड में रोटेट होते हुए भी एक मोशन परफॉर्म करता है। उस मोशन को कहते हैं हम रोटेशनल मोशन। तो ये दोनों मोशन के कॉम्बिनेशन से एक मोशन जनरेट होती है जिसे कहा जाता है रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन की अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना रहा तो हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज को अगर हम ऐड कर ले तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन आसानी से मिल सकती है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि गर्दानी हरकत अंजाम देने वाले जिस्म की तवानाई बिल हरकत का फिक्रा अखज कीजिए, या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, इस तरह से भी आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम। सपोज दैट किसी बॉडी का जो मास है उसका मास m है, उसका रेडियस इक्वल्स टू r, उसकी लीनियर वेलोसिटी हम फर्ज कर लेंगे इट इज v, इसी तरह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी फर्ज कर लेंगे ओमेगा। नेक्स्ट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको शॉर्ट में लिखता हूं मैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। इसी तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल्स टू k है। उसका मास m, रेडियस r, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और रेडियस ऑफ गायरेशन अगर k है तो उस बॉडी के हम उस बॉडी का हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है विच इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो रोलिंग मोशन की टोटल एनर्जी है वो डिपेंड करती है दो एनर्जीज पर, the kinetic energy of translational motion plus kinetic energy of rotational motion। दोनों का भी एक्सप्रेशन हमको मालूम है। we know that जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसका हमें अच्छी तरह से फार्मूला मालूम है, हाफ m v स्क्वायर। मास बॉडी का m है तो यहाँ पे हमने m ले लिया और उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v उसका स्क्वायर कर दिया। तो उसकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है हमको हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे मिल गई। नेक्स्ट दिस इज फर्स्ट वन। और दूसरा उसका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, जो गर्दिश हरकत अंजाम दे रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हमको अच्छी तरह से पता है, ये रोटेशनल हाफ। जो मास है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से चेंज होता है और लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से चेंज हो जाती है। तो
दिस इज इक्वल टू 2। अगर ये दोनों का हम सम कर ले तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन हमको मिल जाएगा। तो देयरफॉर E इक्वल्स टू ET प्लस E रोटेशनल। सो E ट्रांसलेशनल हाफ mv² हमारे पास है, हाफ mv² प्लस E रोटेशनल भी हमको मालूम है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट हम करेंगे, जैसे कि I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन में एक रिलेशन हमको पता है, I इक्वल्स टू mk²। ये वाला रिलेशन हमको पता है। इसी तरह से लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में भी एक रिलेशन हमको पता है, v इक्वल्स टू r ओमेगा। इस पर से ओमेगा की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, ओमेगा इक्वल्स टू r को इधर ट्रांसफर करें तो v अपॉन r। तो ये दो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन r, जहां पे ओमेगा उसकी जगह v अपॉन r रख देंगे, और जहां पर I है उसकी जगह mk² रखेंगे। तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू हाफ mv², ये एज इट इज, प्लस हाफ I की जगह मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ mk², तो mk² इनटू ओमेगा स्क्वायर की जगह मुझे सब्स्टिट्यूट करना है v अपॉन, ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूट करना है v अपॉन r, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे v² अपॉन r²। अब जो क्वांटिटी कॉमन है दोनों भी जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, वो हम कॉमन निकाल लेते, तो हाफ, हर दोनों भी जगह कॉमन है तो हाफ कॉमन निकाल लिए। मास, मास भी दोनों जगह कॉमन है तो मास को भी यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं। इसी तरह से v² यहाँ भी है और v² यहाँ पर भी है तो उसको भी कॉमन निकाल लेते हैं, mv²। बचा क्या ब्रैकेट में, तो ये पूरी वैल्यूज हमने कॉमन निकाली, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 प्लस यहाँ से हाफ mv² ये कॉमन निकल गया, बच गया k² अपॉन r², k² अपॉन r²। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। तो यही वो फिक्रा है, यही वो मसावात है जो गर्दानी हरकत अंजाम देने वाले जिस्म की तवानाई बिल हरकत की फिक्रे को जाहिर करती है। तो इस इक्वेशन को याद रखना है आपको, क्योंकि अगला जो डेरिवेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं उसमें इसकी जरूरत है। अब ये वाली जो मोशन हमने स्टडी किया है अभी, एक प्लेन सरफेस पे स्टडी किया है। अब क्या होगा अगर उस सरफेस को इंक्लाइन सरफेस यानी माइल सतह, फिसलती हुई सतह, इस तरह से सतह बनाई जाए, मतलब हमवार सतह से कुछ एंगल पर एक और सतह को इस तरह से रखा जाए और उस सतह पर एक स्फीयर या सिलेंडर वगैरह को उसके टॉप मोस्ट पोजीशन से अगर छोड़ा जाए तो वो किस तरह से गर्दानी हरकत परफॉर्म करता है, वो उसका अभी हमको अगला स्टडी करना है। तो अगला जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो इस तरह से भी आ सकता है कि माइल सतह से गर्दानी हरकत अंजाम देने वाले जिस्म की रफ्तार और इसरा के फिक्रे अखज कीजिए। डिराइव द एक्सप्रेशन derive the expression of a acceleration and velocity for a body performing rolling motion on an inclined plane। inclined plane पर जब कोई बॉडी मोशन करती है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डेरिवेशन आपको डिराइव करना है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको ध्यान में रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन इक्वल्स टू होती है हाफ mv² इनटू 1 प्लस k² अपॉन r²। यहाँ पे ये जो k² अपॉन r² की वैल्यू है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे k की वैल्यू अगर हम स्टडी करें तो k की वैल्यू हमने रिंग के लिए देखे थे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे थे हमने mr², इसको अगर कंपेयर करें mk² से तो यहाँ पे k² की वैल्यू या फिर k² और ये r² को मैं इधर लेकर जाऊं तो k² अपॉन r² की वैल्यू कितनी मिल रही है 1। इट इज 1 फॉर रिंग। सिमिलरली k² अपॉन r² की वैल्यू होंगी इक्वल्स टू 1/2 फॉर अ डिस्क और फॉर सॉलिड सिलेंडर, और इसकी वैल्यू होंगी इक्वल्स टू 1 फॉर अ रिंग और हॉलो सिलेंडर। सिमिलरली इसकी वैल्यू इक्वल्स टू होती है 2/3 फॉर अ हॉलो स्फीयर, और k² अपॉन r² इज इक्वल्स टू होता है 2/5 फॉर सॉलिड स्फीयर। तो पता क्या चला कि ये जो k² अपॉन r² की वैल्यू है इसकी वैल्यू डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफरेंट है। जैसे इट इज इक्वल्स टू 1 फॉर रिंग, इट इज इक्वल्स टू हाफ फॉर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर रिंग, और इट इज हॉलो सिलेंडर, 2/3 फॉर हॉलो स्फीयर
एंड इट इज इक्वल टू 2/5 फॉर सॉलिड स्फीयर। तो हर बॉडी के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंट है, तो पता क्या चला कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो भी डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट बॉडी। ये भी एक पॉइंट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन आपको लेना है और उस इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी लेकर वहां उसको रोलिंग मोशन परफॉर्म करवाना है, और रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हुए उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है उसके लिए आपको एक्सप्रेशन या उसकी मसावाते आपको अखज करना है। तो शॉर्ट में मैं लिखता हूँ हेडिंग रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन सरफेस। तो एक इंक्लाइन प्लेन सरफेस है, उस पर अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फिक्रे हमको अखज करना है। तो फर्स्ट करेंगे सबसे पहले, ये एक प्लेन सरफेस थी, प्लेन सरफेस से कुछ एंगल पर, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर आपने एक इंक्लाइन प्लेन लिए और उसकी जो हाइट है प्लेन सरफेस से उसकी हाइट फर्स्ट करेंगे इक्वल्स टू h है, और ये जो सरफेस की लेंथ है जहां से बॉडी को आपको रोलिंग मोशन परफॉर्म करवाना है फर्स्ट करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल्स टू s, जहां पे ये बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, रोलिंग मोशन परफॉर्म करेंगी इस तरह से आगे की तरफ। ठीक है, तो सपोज द मास ऑफ अ बॉडी इज m, उसका रेडियस r, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, रेडियस ऑफ गायरेशन के जितनी भी वैल्यूज हमने पहले सपोज की थी वो यहाँ पर भी आपको सपोज करना है, और यहाँ पर हाइट इक्वल्स टू h आने की वजह से जब बॉडी को आप यहाँ पर लेकर जाते हो तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगे, वैसे पोटेंशियल एनर्जी का हमको फार्मूला पता है, इट इज mg, और यहाँ पे हाइट कितनी है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगी mg। जब आप उस बॉडी को यहाँ से रिलीज करोगे तो स्टार्ट में इब्तिदा में उसकी जो रफ्तार है वो सिफर होगी जब वो इनिशियल पोजीशन में, जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे तो ये जो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर मैं सबसे पहले u इक्वल्स टू 0 लिख देता हूँ, उसकी इब्तिदाई रफ्तार u इक्वल्स टू 0 होगी यहाँ पर। जैसे उसको आप रिलीज कर दे तो जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होंगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, तो जैसे ही आप उसको यहाँ से रिलीज करते हो ये पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन होगा काइनेटिक एनर्जी में, और वो दोनों भी जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको कितना है, पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास mgh, और काइनेटिक एनर्जी अभी अभी रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी आप हमने डिराइव करे थे, उसका जो एक्सप्रेशन था हाफ m v स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चाहे तो इसको दोबारा से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फॉर कंज्यूमिंग टाइम, फॉर सेविंग टाइम हम क्या करेंगे, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पर एक जैसे जो टर्म है वो टर्म को मैं कैंसिल करता हूँ, m से m कैंसिल होगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ v स्क्वायर रखना है, बाकी टर्म को मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो v स्क्वायर हमारे पास में ये 2 डिनोमिनेटर में था, इधर जाकर न्यूमरेटर में चले जाएगा 2gh अपॉन ये पूरा ब्रैकेट डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं अगर रिवर्स करके लिखूं और इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो मुझे मिलेगा v इज इक्वल्स टू स्क्वायर का स्क्वायर, हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। तो ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी लीनियर वेलोसिटी को जो कि माइल सतह पर गर्दानी हरकत अंजाम दे रही है। इसी तरह से मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी,
लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ उसकी सतह की तरफ आगे की तरफ बढ़ा बॉडी, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, जीरो से इंक्रीज हुई, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। मतलब इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सेलरेशन भी हमको कैलकुलेट करना है, वो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करेंगे। वी नो दैट एक काइनेमेटिकल इक्वेशन हमको पता है, कौन सी वाली, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, जहां पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s उसका हटाव है, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। इस पर से हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो 2as को मैं उधर ही रखता हूँ, 2as, और u स्क्वायर को अगर इधर लेकर आया तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस का तो इधर आके हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर। अब यहाँ पर s मतलब ये जो डिस्टेंस है टोटल s, ये वाला डिस्टेंस s, s अगर मुझे इस डायग्राम से निकालना है तो ये डायग्राम मेरे पास में इस तरह की है, थीटा, ये 90 डिग्री का एंगल, ये s है और हाइट है मेरे पास h। तो इस पर से फ्रॉम डायग्राम क्या लिख सकता हूँ मैं, डायग्राम पर से साइन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा अपोजिट साइड इज h, मुकाबिल का जिला h है, बटे विथ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज s। तो देयरफॉर s की वैल्यू अगर मुझे इसमें से निकालना है तो s इज इक्वल टू, ये sin थीटा को मैं नीचे लेकर आया तो h अपॉन sin थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है s की जगह, तो ये हो जाएगा 2 a हमको फाइंड आउट करना है और s की जगह मैं रखता हूँ h अपॉन sin थीटा, ओके, इज इक्वल टू v अभी अभी हमने निकाले अंडर रूट में 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर v का मुझे स्क्वायर लेना है तो v स्क्वायर भी हमको पता है 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू v स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो इट इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल इसकी वैल्यू। अब जो एक जैसे टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, हम उसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होगा, इसी तरह से h और h भी कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा a which is called as linear acceleration, a is equals to, ये sin थीटा न्यूमरेटर में चले जाएगा इधर ट्रांसफर करने के बाद, तो g sin थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। So this is the equation which represent the acceleration of a body performing rolling motion on a inclined plane। ये एक्सप्रेशन है, ये मसावात है जो माइल सतह पर जिस्म की गर्दानी हरकत अंजाम देते हुए उस जिस्म के इसरा को जाहिर करता है, और ये इसरा इक्वल टू होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोनों भी जगह अगर आप देखेंगे तो ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दोनों भी जगह पे मौजूद है, वेलोसिटी में भी और एक्सेलरेशन में भी। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज, तो इसके लिए वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस भी डिफरेंट होंगे फॉर डिफरेंट बॉडी। तो यहाँ पे हमने हमारा जो टारगेट था वो अचीव कर लिया, जो वेलोसिटी का फिक्रा हमको अखज करना था वो भी हम डिराइव कर चुके, और एक्सेलरेशन का जो फिक्रा अखज करना था वो भी हम डिराइव कर चुके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बारे में, तो ये वैल्यू डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट बॉडी, और ये वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। जैसे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वेशंस है, अगर वो इस फॉर्म में रहे n इंटू एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो इंटीजर है n जो मल्टीपल में है एम आर स्क्वायर के, ये इंटीजर इक्वल्स टू होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसके इक्वल होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको समझ लेते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अगर हम देखें तो वो इक्वल होता है 2/5 एम आर स्क्वायर के, 2/5 एम आर स्क्वायर के। अगर मैं इसको कंपेयर करूं रेडियस ऑफ डायरेक्शन से, तो इसको मैं लिखूंगा 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसल, ये आर स्क्वायर को अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो
क्या मिलेगा मुझे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ये इक्वल होगा 2/5 के। ये आर को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, आर अगर इधर चले जाएगा तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2/5 के। तो हो गया प्रूफ। इसके मल्टीपल में n की जगह 2/5 था, तो ये जो n है वो बराबर होता था के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। तो n की जगह यहाँ पे 2/5 था, ये 2/5 इक्वल होगा किसके, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालना है तो एम आर स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है वही वैल्यू होती है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की। जैसे रिंग के लिए अगर मैं आपको पूछूं, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर is 1 for ring or hollow cylinder. Similarly, k square upon r square is equals to half for disc or solid cylinder, and it is equals to 2/3 for hollow sphere and equals to 2/5 for solid sphere. तो इस तरह से ये एक फैक्ट था। दूसरा फैक्ट जो डिस्कस करना है हमें वो ये है कि जो एनर्जी का हम रेशो लिखते हैं, मतलब एनर्जी का जो रेशो लिखते हैं, जैसे ट्रांसलेशनल, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। इस तरह से हम जनरली लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का जो काइनेटिक एनर्जी, हॉलो स्फीयर के लिए जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हम लेते हैं 2/3। तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पे वो इस तरह से ले सकते हैं हम कि 1:, के, इसको मैं जनरली लिख लेता हूँ पहले, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी है 1 प्लस दोनों का सम, मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का। अब ये जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है फॉर अ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 2/3। तो 2/3 को अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, 1:2/3 इज टू 1 प्लस 2/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ आगे तो क्या मिलेगा, 1:2/3, और 1 प्लस 2/3 3 1 3 प्लस 2 5/3। अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको मिलेगा 3:2:5। तो पता क्या चला कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 3 होंगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 2 एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 5। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी 5 है तो 5 में से 3 जो होगा वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और 2 होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस पे से अगर हम परसेंटेज निकालना चाहे यहाँ पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 5 में से 3 मतलब कितने परसेंट हो गया, तो उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। वैसे तो आपको आता होगा, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। 3/5 मतलब 5 में से 3 इंटू 100, इसका परसेंटेज निकल जाएगा। 3/5 मीन्स 0 भागने लगेगा, 5 6 के 30, तो 0.6 आएगा 3/5 इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इट इज 60, तो मतलब ये हो गया 60%। इसी तरह से 5 का कितने परसेंट है वो निकालने के लिए हम 2/5 इंटू 100 करेंगे। 2/5 आएगा 0.4 इंटू 100 मीन्स 40%। तो पता चला कि 100% टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है रोलिंग मोशन के दौरान, वो 100% में का 60% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है, और 40% जो काइनेटिक एनर्जी होती है इज बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज वाइज स्टडी भी कर लिया कि कौन सी एनर्जी कितने परसेंट होती है। तो हमको पता चला कि रोटेशनल एनर्जी रोलिंग मोशन में 60%, सॉरी ट्रांसलेशनल एनर्जी रोलिंग मोशन में 60% होती है, और रोटेशनल एनर्जी जो होती है उसका परसेंटेज होता है 40% इन रोलिंग मोशन। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट यूनिट था दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स, ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पर खत्म होता है, और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द सेकंड यूनिट ऑफ फिजिक्स दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। थैंक यू वेरी मच।